हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है परीक्षार्थी क्लास 12। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदी के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं। उसमें आज हम बिस्कोहर की माटी के ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर लेखक जो है वो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, साथ ही उसका आंसर आपको कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा गया है कोयया किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर में, तो कोयया क्या है सबसे पहले आपको ये बताना और उसकी विशेषता। तो कोयया एक प्रकार का जल पुष्प है। सबसे पहली बात, जल पुष्प यानी जो जल में उगता है। दूसरी बात, इसे और भी कुछ नामों से जाने जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ये उसके अन्य नाम है। इसमें कुमुद और आपका कोकाबेली, ये पहला नाम है कुमुद और दूसरा है कोकाबेली। और ये दोनों नाम आपको याद रखने अपने एग्जाम के एमसीक्यू के क्वेश्चंस के लिए। दूसरी बात, आप सभी को शरद ऋतु में जहाँ भी गड्ढा होता है, से जमीन पर कहीं पर भी गड्ढा होता है और बरसात हो जाती है, कई बार उसमें पानी जम जाता है और ये फूल वहां पर हम देखते हैं आसानी से उग जाता है। कई बार ये रेलवे लाइनों के दोनों के आर पार जो गड्ढे होते हैं वहां पर भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है। इनमें कोयया फूल इसे, या फिर हम कह सकते हैं इसे कोयया फूल कहते हैं और ये ज्यादातर हर जगह दिखाई दे जाता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई निश्चित जलवायु चाहिए या फिर कोई निश्चित मिट्टी है कि उसी मिट्टी में उगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने कई सारी फसलें फूलों के बारे में पढ़ा होगा जो विशेष प्रकार की मिट्टी में ही पाई जाती है, तो इसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी शरद ऋतु में बरसात में पानी जम जाता है और वहां पर ये अपने आप ही आपको सर्वत्र दिखाई देने लग जाता है। विशेषता की बात करें तो शरद की चांदनी जो है आपकी, उसमें सवेरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पत्ती एक जैसी लगती है। तो शरद में इसका कंपैरिजन चांदनी की तरह, क्योंकि ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है। तो इस वजह से जब शरद में चंद्रमा चमकता है तो इस तरीके से हम देखते हैं ये बिल्कुल चंद्रमा की तरह लगता है। और इसमें चंद्रमा की हमें प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब उसकी तस्वीर दिखाई देती है और ये खिला खिला हुआ पत्ता सा हमें दिखता है। इसकी गंध बड़ी ही मनभावक होती है। यानी इसकी सुगंध की बात करें, गंध का मतलब सुगंध से, बदबू मत समझ लेना, गंध का मतलब यहाँ पर इसकी जो खुशबू है मनभावक या फिर मनमोहक कह सकते हो आप, ये होती है। यहाँ पर आप इस जगह पर मन मोहक भी लिख सकते, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे ये पूछा जाए, बच्चों का माँ का दूध पिलाना सिर्फ दूध पिलाना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आएगा आपका बल्कि बच्चे से, बल्कि बच्चे से सारे संबंधों और उनके जीवन का चरित्र का भी ट्रांसफर होता है उसमें, या फिर रूपांतरण होता है। ये आप कैसे कह सकते हो, टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि बच्चा जब जन्म होता है, जन्म के उपरांत बच्चा जो है, क्योंकि उसके ना तो दांत आए रहते हैं और ना ही उसमें इतनी सोचने समझने की क्षमता होती है कि वो कुछ खा सके कुछ ना खा सके, तो यहाँ पर कह सकते हो बच्चा भोजन के रूप में केवल अपनी माँ का दूध ही ग्रहण करता है। और वह काफी जो है, काफी हद तक अगर हम देखें, काफी हद तक माँ के दूध से ही अपना पेट भरता है। माँ के आंचल में छिपकर बच्चे को, जो माँ भी अपने बच्चों को अपने आंचल में छिपाकर क्या करती है, दूध पिलाती है। और यह बच्चा केवल अपनी माता से दूध ही नहीं पीता, बल्कि इस क्रिया से माँ का बच्चे के साथ सारे संबंध और चारित्रिक जो आपस का संबंध है उनका, माता अपने बच्चे से केवल दूध ही नहीं बल्कि उनसे बहुत सारे उनके गुण भी सीखता है, उनके चरित्र के लक्षण भी सीखता है। हम ये कह सकते हैं माँ जो है बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। बच्चा माँ के गोद में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलता है और वह उसे उस मारती पीटती भी है। बच्चा जो है हमेशा माँ से चिपटा रहता है या चिपक कर रहता है, आप ये कह सकते हो। तो कभी माँ को भी पैर मारता है। जैसे बच्चों को तुमने देखा होगा, इतना ज्यादा वो तो होते नहीं, तो कई बार माँ को भी पैर मार देते हैं ये। और माँ को बच्चे से ये सब क्रियाएं अच्छी लगती है, नहीं माता भी बच्चे को प्रेम करती है, तो माता जी को बुरा नहीं लगता अपने बच्चे से भी कि कई बार बच्चा उछल के पैर भी मार देता है।
तो माता इसमें बुरा नहीं मानती, उनको पता है कि बच्चा भी कुछ चीज़ माँग रहा है, हो सकता है खेलने की कोशिश कर रहा है या फिर अपनी माता से थोड़ी मस्ती कर रहा है, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो है माता बच्चे को जब दूध पिलाती है तो बच्चा केवल माँ से दूध ही नहीं बल्कि उससे बहुत सारी शिक्षाएँ उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव है या फिर चरित्र की जो अन्य विशेषताएँ वो भी हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ वह इन क्रियाओं के दौरान वह बच्चे को प्यार करती है, उसे स्नेह की छाया से दूर होने नहीं देती, यानी अपनी स्नेह की छाया में ही रखती है। वैसे ही जो है आपका स्नेहवश कभी-कभी उसे मारती भी है, यानी माता कभी-कभी प्यार से उसे मारती भी है, लाड भी करती है, तभी भी बच्चा माँ से ही चिपटा रहता है, यानी जब उसे मारती भी है उसकी माता तब भी वो चिपटा ही रहता है। बच्चा माँ के पेट के स्पर्श को, गंध को भोगता है यानी पहचानता है। यानी अपने माता या अपने परिवार के जो भी लोग होते हैं, उनसे उनकी गंध पहचानता है, उनकी गोद में जाता है तो वो रोता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पेट में अपनी जगह ढूँढ रहा है, यानी उनके टच होने से वो पल अपना याद कर रहा है जो पहले अपनी माता से उसका संबंध उसके गर्भ में हुआ करता था। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ युवती होती है और उसके स्तन दूध से भरे होते हैं। युवती का मतलब एक महिला से है और उसके स्तन मतलब जो उनका दूध होता है वो दूध से भरा होता है और वह बच्चे को माँ, नारी, मित्र और सभी प्रकार के सुख देती है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं उस बच्चे को अपनी माता से हर तरीके का रिलेशन मिल रहा है, माँ का भी, उसके दोस्त का भी और यहाँ तक कि एक नारी का भी। माँ की गोद में लटक कर बच्चा माँ का दूध पीना और साथ ही साथ जड़ से चेतना होनी, यानी माँ के जन्म लेने की सार्थकता का भी पता चलता है। यानी माँ से उस बच्चे का किस प्रकार का संबंध है, हमें ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पता चलती है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्वनाथ पर अत्याचार क्यों हुआ? अब सबसे पहली बात तो जो विश्वनाथ जो लिखा हुआ है ये कौन है? विश्वनाथ जी यहाँ पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो इसके लेखक हैं, उन्हीं की बात हो रही है। जब वो शिशु था यानी जब वो छोटा था तो पहले अकेला था, तो माँ के दूध पर एकमात्र हकदार केवल विश्वनाथ का या विश्वनाथ का था। तभी उसका छोटा भाई उसका जन्म हो जाता है और विश्वनाथ की माँ का दूध उससे कट जाता है। कट जाने का मतलब है जो अधिकार है अब छोटे भाई को मिल जाता है, क्योंकि बड़ा भाई विश्वनाथ जो है वो अब अन्य चीज़ें खाकर भी हम कह सकते हैं कि वो रह सकता है, लेकिन उसका छोटा भाई आ गया है जो कि अब अपनी माता के दूध के ऊपर ही निर्भर है और उसकी माता का इतना दूध नहीं होता कि वो अब दोनों बच्चों को पिला सकें। अगर बड़ा ज़्यादा पी लेगा तो छोटा भूखा रह जाएगा, इसीलिए अब माँ का दूध पर छोटे का कब्जा हो गया है, अधिकार हो गया है। इस प्रकार विश्वनाथ पर अत्याचार हुआ, लेकिन विश्वनाथ भी आसानी से कब्जा छोड़ने वाला नहीं था। उसकी माँ के दूध के स्थान पर गाय का दूध पीने से उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। गाय का दूध वो पहचानता था, वह चीखता था, हमें गैया का दूध नहीं पियब, अम्मा दूध पियब। यानी यहाँ पर विश्वनाथ इस तरीके से बोलता था, अर्थात हमें गाय का दूध नहीं पिएंगे, हम अम्मा का ही दूध पिएंगे। और पर दाई की चालाकी से विश्वनाथ की माँ का दूध छुड़ा दिया गया। यानी दाई जिन्होंने उसको बचपन में पाला था, आप सभी को पता है कि अधिकतर समय विश्वनाथ का जो भाई था उसको ही उसकी माता रखती थी, तो दाई ने ही उनको पाला था और अब छोटा भाई जो है ये अम्मा का दूध पीने लगा, यानी वो इस चीज़ को समझने लगा था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ पर क्या हुआ, अत्याचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गर्मी और लू से बचने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? तो यहाँ पर क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? तो जी हाँ, हम भी इन उपाय से परिचित हैं और गर्मी और लू से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला उपाय, गर्मी और लू से बचने के लिए माँ बालक की धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती है और बच्चे को लू का जो असर होता है वो बेअसर हो जाता है। प्याज में या धोती में क्या कर देती है, सॉरी, कमीज या धोती में क्या कर देती है, प्याज गांठ बांधकर प्याज रख देती है, जिससे जो लू जो होता है वो बेअसर हो जाता है। दूसरा पॉइंट, कच्चे आम का पन्ना गर्मी के लू से बचाता है, ये आपको याद रखना है, कच्चे आम का पन्ना। तीसरी बात करें तो कच्चा आम को भूनकर गुड़ या चीनी में उसे उबालकर शरबत बनाकर है ना पीते हैं, शरीर पे भी लेप लगाते हैं और कई लोग उससे नहाते भी हैं। अगर लू लगी होती है तो वो ठीक हो जाता है। अगला, कच्चा आम को भूनकर या उबालकर उसे सिर धोने से भी लू से बचाव होता है। और पांचवी बात करते हैं, हाँ हम इन उपायों से परिचित हैं।
प्याज और कच्चे आम को भूनकर हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा गया है लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर माता जी की जो तुलना है वो बत्तख से की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में भी दिया गया है। तो बत्तख अंडा देने के समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है और बत्तख अपने अंडे को सोती है, यानी अंडे पर बैठती है, उसे गर्म करती है और उसकी देखभाल करती है। वे अपने पंख जो है फुलाए दुनिया की बुरी नज़रों से उसे अंडों को छुपा के रखती है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि बत्तख बहुत ही सार्थक यानी कोमलता से ये काम करती है, इतने ध्यान से करती है कि उसके पंख से या किसी और एक्टिविटी से उसके अंडे टूट ना जाए। इसीलिए इस प्रकार माँ भी बच्चे की देखभाल करती है। विश्वनाथ की माँ बत्तख में जो है ममता के आधार पर पर्याप्त समानता है। माँ भी बत्तख की तरह यानी सेम कंपैरिजन माता और बत्तख का इसी प्रकार से किया गया है। माँ भी बत्तख की तरह अपने बच्चों को अपने आंचल की छाया में छिपाकर रखती है। दोनों ही अपने बच्चों के साथ दोनों का लगाव होता है और दोनों ही बुरी नज़रों से दुनिया की अपने बच्चों को बचाकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्कोहर में हुई बरसात से विश्वनाथ ने किस प्रकार वर्णन किया है, तो इसके बारे में बताना है। तो बिस्कोहर में वर्षा सीधे सीधे नहीं आती, यानी उसके कई सारे परिणाम होते हैं। पहले जैसे बताया गया है कि बादलों को घिरते हुए देखता है, बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और पूरे आकाश में इतने बादल घिर जाते हैं, इतने बादल छा जाते हैं कि दिन जो है वो रात जैसा प्रतीत होने लगता है। साथ ही साथ चढ़ा आकाश गगन घन गर्जा घन घमंड गरजत और घर घोरा, ये जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी आकाश पूरा गरजने लगता है, बादल पूरे छा जाते हैं और वातावरण एकदम रात जैसा हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे दूर से घोड़े की पंक्ति दौड़ी चली आ रही, नहीं इस तरीके से बादलों की गड़गड़ाहट आती है। कई दिनों तक तो बरसने पर दीवारें भी गिर जाती है, यानी खूब बारिश होती है और दीवारें भी गिरने लगती है, घर भी ऐसे होते हैं धंसने लगते हैं। और जब भीषण गर्मी के बाद बरसात होती है तो कुत्ते बकरी मुर्गा मुर्गी भी आवाज़ें करते हैं, इधर उधर भागते फिरते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी के बाद जो बरसात आती है, इन वर्षा में जो है नहाने से जो पहली वर्षा जो होती है उससे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और वर्षा के प्रभाव से जो दूब है यानी जो घास है वनस्पति आदि में नई चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है पेड़ पौधों में, तो उन्हें भी नई चमक आ जाती है। वर्षा के बाद में कीचड़ भी हो जाता है, बदबू भी हो जाता है, कई जगहों पर बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फूल को लेकर प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया था। फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा का भी काम करते हैं, कैसे? तो फूल को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो फूल हमें गंध तो देते हैं, यानी उसकी सुगंध तो हमें मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ वो दवा का भी काम करते हैं। जैसे कमल, कोइया, जो आपका हर श्रृंगार आदि के जो फूल होते हैं वो मन भाव के यानी मन को भा लेते हैं। इसके अलावा बताया गया है जो पीली सरसों खेत में तिल के गंध को क्या करती है, तैरा देती है। विश्वनाथ के गांव में जो आपका भर भंडार सूर होता है तो इसमें सत्यनाशी भी कहते हैं। फूल से दवा बनाने का भी काम होता है। आंखों की जो आंख आ जाती है, ऐसे कई लोगों को तुमने देखा होगा भी आई फ्लू चला था, आंख आने पर आंख दुखने पर है ना, माँ उसका दूध आंखों में क्या करती है, लगाती है और वह ठीक हो जाते हैं। नीम के जो फूल है उसका या नीम के फूल और पत्ते जो है चेचक के रोग जो होता है, चेचक का रोग, उसको उसमें रोगियों के आसपास रखे जाते हैं, उससे उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। इसके साथ इससे वह ठीक रहता है। बैर के फूल सूंघने पर बैरियाँ और जो आपका जो ततैया होता है उसका डंक जो होता है वो झड़ जाता है, आप ये भी कह सकते हो। इस प्रकार कई प्रकार के फूल जो है वो दवा बनाने के काम आते हैं। यहाँ से आपका जो मेन आंसर है आप इस कह सकते हो कि क्या क्या हमें दवा मिलते हैं। यहाँ पर 3 तरीके की दवाई, एक तो चेचक की बीमारी में, दूसरा जब हमारी आँख आ जाती है उस टाइम पे, और तीसरा जो है आपके ततैया यानी जो एक तरीके से आपकी मधुमक्खी टाइप की होती है, वो जब काटते हैं तो उसके डंक भी हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे पूछा गया है प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इस कथन पर जो है आलोक के मन में निहित वर्णन बताना है आपको। इसको और की माटी की आती है, यानी प्रकृति सजीव नारी बन गई है, इसको लेकर लेखक जी क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई जाड़े की धूप और चैत की रात जो होती है, चैत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती है, लेकिन उसमें मधुर और शोभा का जो भार से दबी होती है, ज्यादा दबी होती है या दबी होती है। आप कह सकते हो कि जाड़े की धूप जो होती है, जाड़े की धूप उसमें सबको पसंद आती है ठंड में, और जो चैत की जो चांदनी होती है उस टाइम पे भी आपको पता है थोड़ी सी ठंड सी होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब ये बताया गया है, लेकिन बरसात में जो रात होता है उसमें, क्योंकि बरसात कभी भी आ सकती है तो ज्यादा लोग बाहर नहीं होते, इसीलिए ज्यादा शोभा नहीं आती, आप ये कह सकते हो। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत पहली बार उसने जो है बढ़नी में एक जो है रिश्तेदार के यहाँ देखा, उसने पहली बार किसी औरत को देखा। विश्वनाथ की जो उम्र उससे काफी कम थी, और उस समय ताज्जुब नहीं होता कि वो 10 वर्ष कम हो, विश्वनाथ से 10 वर्ष से ज्यादा नहीं थे, 10 वर्ष का विश्वनाथ होगा। और उस समय देखा तो लगा चांदनी की रात में जो है बरसात में चांदनी रात पूरी तरह जूही की खुशबू आ रही थी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़े से रोमांटिक मूड में है यहाँ पर विश्वनाथ जी, और ये उस महिला को देखने के बाद में उनको वो पसंद आने लगती है, और इसलिए वो कुछ इस प्रकार का वर्णन कहते हैं कि बिस्कोहर में उन दिनों जो है विश्वनाथ संतोषी भाई के घर पहुंच जाते थे, उनके आंगन में जूही लगी थी, और यहाँ पर उसकी खुशबू उसके प्राणों में बसी रहती थी। खुशबू जो है बहुत ज्यादा उनको आती थी, किसकी वजह से? क्योंकि आंगन में जूही लगी थी। के साथ यह भी चांदनी में सफेद फूल ऐसी लगती है मानो पेड़ पे लगी है, लताओं पे लगी हो, और चांदनी के फूल के रूप में दिखाई पड़ती है ना। चांदनी की प्रकृति, फूल की प्रकृति और खुशबू भी, यानी यहाँ पर प्राकृतिक चीजों का ही हमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, बल्कि उसको एक ऐसी चांदनी के रूप में औरत लगती है, क्योंकि औरत वो उसको बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगती है। यहाँ पर बताया गया है जिससे फूलों की खुशबू आ रही थी, प्रकृति सजीव नारी बन गई, उसको ऐसा लगता है कि भाई फूल ही कोई स्त्री बन गई है। विश्वनाथ ने उस महिला को देखा और काफी ज्यादा मनमोहक हो जाता है उस महिला के प्रति, और उसको इसीलिए प्रकृति से सजीव रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई वह बहुत दूर की चीजें से इतना नजदीक आ गई थी कि सौंदर्य क्या होती है उसे पता चलने लगा, कि खुशबू क्या होती है, ये वो कुछ इस तरीके से है। बाकी आप इस चीज को यहाँ पर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े से, और पिछला वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर पर से जुड़ा हुआ मिलता है? एक बार बड़े जो है गुलाम अली ने एक पहाड़ी जो है ठुमरी आई थी वहां पर, अब जो आओ सज्जन सुने अकेले में याद करें, इस ठुमरी को तो रुलाई आती है, और यह औरत जो है इसमें व्याकुल नजर आती है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, काले घने केश है, और उसकी आंख में आई जो है कथा समाई थी, और वह सिर्फ इंतजार करती रह जाती थी। लेखक ने स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब सा तौर देखने को मिलता है, यानी वो स्त्री जो थी कुछ प्रकार की विधवा की थी, और इस वजह से व्हाइट कलर के जो उसने कपड़े पहने थे, तो इस प्रकार से बताया गया कि मौत के बाद में जो है किस प्रकार से स्त्रियों में परिवर्तन आ जाता है, या फिर उनका रहन सहन जो है किस प्रकार से परिवर्तित हो। ऐसे ये 7 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के थे, ये आप ये कोयया किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है, भाई माता का बत्तख से क्यों कंपैरिजन किया गया है, विश्वनाथ पर अत्याचार क्यों हुआ, जो विश्वनाथ पे अत्याचार के साथ साथ जो है बच्चा अपने माता से केवल दूध ही नहीं पीता, बहुत सारी चीजें सीखता है। गर्मी और लू से बचने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए, इसके साथ साथ लेखक अपनी माता की तुलना ये तो बता दिया, विश्वनाथ ने बरसात का वर्णन किस प्रकार से किया है, और फूल केवल जो है गंध ही नहीं बल्कि हमें बहुत सारी दवाई भी देते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने देख लिया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही मिले। और
साथ ही साथ में कि हम कॉलेज वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग जब कॉलेज में अब एडमिशन लोगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को शायद आप मिल सके। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय